अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जनवरी 1916 में गैलीपोली की जंग अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसमें तुर्कों ने एलाइड पावर्स को शिकस्त दे दी। हमने पिछली एपिसोड्स में इसके बारे में बात की है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली तीनों एपिसोड्स नहीं देखी तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। तो चले हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न फ्रंट पर सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की एलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन और फ्रांस से मुसलसल झड़पें जारी थी। ये ट्रेंच वॉरफेयर था, यानी इन जंगों में खंदकों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे होता ये था कि सिपाहियों के लिए दुश्मन की गोलियों से बचना जरा आसान हो जाता था। लेकिन इसमें मसला ये था कि चूंकि सिपाही खंदकों में छुपकर लड़ा करते थे, सो जंग कई दिन एक ही मकाम पर स्टिल रहती थी। फौजियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता था, क्योंकि फौजियों को जरा सेफ जगह मिली हुई होती थी लड़ने के लिए। सो जंग कई दिन खिंचती चली जाती थी। सो यहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गईं जिनका कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा था। इनमें जो सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ हुई वो थी बैटल ऑफ सोम और बैटल ऑफ पशनडेल। दोस्तों, बैटल ऑफ सोम के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर 1 की डेडलीस्ट लड़ाइयों में से एक थी। ये लड़ाई सोम रिवर, जो कि फ्रांस के नॉर्थ में है, वहां पे लड़ी गई, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बैटल ऑफ सोम। ये 1 जुलाई 1916 में शुरू हुई और नवंबर तक जारी रही। ये लड़ाई इतनी मशहूर इसलिए हुई कि इसके पहले ही दिन में 57,000 कैजुअलिटीज हुई थी। इससे आप इस जंग की हौलनाकियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जंग 5 महीनों तक जारी रही और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जाने लगी। इसी वजह से इसको वर्ल्ड वॉर 1 या द ग्रेट वॉर की खतरनाक तरीन लड़ाइयों में शुमार किया जाता है। इस जंग का नतीजा काफी हद तक एलाइज के हक में रहा। हालांकि उन्होंने तकरीबन 4.25 लाख जानें भी इसमें गंवाई, लेकिन चूंकि वो जर्मन्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे थे और काफी हद तक उनको पीछे भी धकेल दिया था, सो इसको एलाइड पावर्स की फतह ही शुमार किया जाता है। वरना तो ये लड़ाई भी बाकी लड़ाइयों की तरह फैसला कुन साबित नहीं हो सकी थी। दोस्तों, दूसरी इफेक्टिव लड़ाई थी बैटल ऑफ पशनडेल, जिसको थर्ड वॉर ऑफ वाइप्रस भी कहा जाता है। ये जुलाई 1917 में शुरू हुई और तकरीबन 3 महीनों तक जारी रही और कम से कम बाकी लड़ाइयों की तरह बेनतीजा नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश आर्मी के हक में रही। हालांकि इस दौरान सिपाहियों को बरसात का सामना भी रहा, जिसकी वजह से गीली मिट्टी पर काफी मुश्किलें पेश आती रही। मगर ब्रिटिश आर्मी ने सर डॉगलस हेग की कमांड में कैनेडियन आर्मी के साथ मिलकर पशनडेल का इलाका जर्मन्स के हाथों से ले लिया। इस जंग में भी कैजुअलिटीज की तादाद तकरीबन 5 लाख के करीब रही और दोनों साइड्स पर हलाकतें तकरीबन बराबर ही थी, यानी 2.5 लाख। दोस्तों, तो ये थे वेस्टर्न फ्रंट के हालात, जहां कई लड़ाइयां वक्तन फवक्तन चलती रही। किसी महाज पर जर्मन्स फतहयाब होते तो कहीं पर ब्रिटिश और फ्रांस। मगर ईस्टर्न फ्रंट पर क्या चल रहा था, ये जानने के लिए हमें जरा वापस 1916 में जाना होगा। जर्मन आर्मी फरवरी 1916 में फ्रांस का इलाका वर्दून कब्जे में ले चुकी थी। तो फ्रांस ने अपने एलाइज से डिमांड की कि अब वो जर्मन्स पर दूसरे तरफ से हमले करें ताकि उनका ध्यान वर्दून से हटे। इसीलिए एलाइज ने जुलाई 1916 में सोम पर हमला किया था। लेकिन फ्रांस की इस पुकार का जवाब रशिया ने जरा पहले दे दिया। मार्च में रशिया ने हमला कर दिया नारोक्स झील की तरफ से, जो कि अब बेलारूस के इलाके में आती है। दोस्तों, इस लड़ाई में रशियंस ने ठीक ठाक मार खाई जर्मन से। फिर इसके बाद दूसरा हमला विल्ना पर किया, जो कि पोलैंड के इलाके में आता है। विल्ना पर अटैक जिस वक्त प्लान किया जा रहा था, उस वक्त जनरल एलेक्सी ब्रुसिलोव, जो कि 63 साल बुजुर्ग कमांडर थे रशियन साउथ वेस्टर्न आर्मी के, उन्होंने अपने सुपीरियर्स को तजवीज पेश की कि अगर आपने नॉर्दर्न साइड से हमला करना है तो मुझे भी साउथ वेस्ट से हमला करने दें, ताकि दुश्मन नॉर्थ और साउथ वेस्ट में डाइवर्ट हो जाए। इससे हमें फतह हासिल हो सकती है। दोस्तों, रशिया ने अपनी आर्मी के 3 ग्रुप्स बना रखे थे, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न। जनरल ब्रुसिलोव उसी साउथ वेस्टर्न आर्मी को लीड कर रहे थे। उनके सुपीरियर्स को उनकी ये तजवीज काफी माकूल लगी, तो उनको इजाजत दे दी गई साउथ वेस्ट से हमले की। दोस्तों, 4 जून 1916 को जनरल ब्रुसिलोव के फौजी दस्तों ने लुट्स्क, जो कि अब यूक्रेन का एक शहर है, वहां पर हैवी बम्बार्डमेंट शुरू कर दी और फिर बिना रुके आगे बढ़ते गए और ऑस्ट्रियन आर्मी को तबाह करते गए। पहले ही दिन में तकरीबन 26,000 लोगों को कैदी बना लिया रशियंस ने। 15 जून तक सेंट्रल पावर्स के तकरीबन 2 लाख सिपाहियों को कैदी बना लिया गया था, जिसका असर ये हुआ कि उनको वर्दून के मकाम पर अपनी कार्रवाई हल्की करनी पड़ी और फ्रांस ने 23 जून तक अपना इलाका वापस भी ले लिया, क्योंकि उसके कुछ ही दिन बाद यानी 1 जुलाई को ब्रिटिशर्स ने सोम पर भी हमला कर दिया था। सो इतनी अतराफ से जब जर्मन्स पर हमले हुए तो प्रेशर में आकर उनको अपने मफतूहा इलाके छोड़ने पड़े।
ऑस्ट्रिया हंगरी का तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज्यादा जानों का नुकसान हुआ, जिसमें तकरीबन 4 लाख के करीब जंगी कैदी भी बने और तो और 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी रशियंस के कब्जे में आ गया। लेकिन दोस्तों सितंबर आते आते रशिया की रिसोर्सेज भी खत्म होना शुरू हो गई। इसके अलावा रशियन आर्मी की भी अब तक तकरीबन 20 लाख के करीब कैजुअलिटीज हो चुकी थी। इसी के चलते रशिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी जोर पकड़ रही थी। सो हुआ यूं कि 20 सितंबर को रशिया को ये अटैक बंद करना पड़ा। दोस्तों अब जंग के तीसरे फ्रंट यानी इटालियन फ्रंट की बात करते हैं। इटली जो कि 1915 में एलाइज की तरफ से इस जंग में शामिल हुआ था, उसने ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी पर आइसोंसो रिवर जो कि अब स्लोवेनिया में है वहां पर मुतअद्दिद दफा हमले किए। इस मकाम पर 12 दफा जंगी महाज लगा। इस सीरीज ऑफ वॉर्स में 5 दफा इटालियंस को फतह मिली, 3 दफा ऑस्ट्रिया हंगरी को और 3 लड़ाइयां बेनतीजा रही। अलबत्ता 12वीं लड़ाई में, जिसको बैटल ऑफ कापुरीतो भी कहा जाता है, उसमें सेंट्रल पावर्स ने मार्का अपने नाम कर ली। ये लड़ाई अक्टूबर 1917 में शुरू हुई और दिसंबर तक जारी रही। कहा जाता है कि इसमें तकरीबन 7 लाख के करीब इटालियंस मारे गए थे, जिससे उनका मोराल काफी डाउन हो चुका था। दोस्तों इटालियन और ईस्टर्न फ्रंट पर तो काफी फैसलाकुन जंगें देखने को मिली, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पर 1917 के एंड तक कोई भी फैसलाकुन जंग नहीं हो पाई थी। उसकी वजह स्टार्ट में आपको बताई थी मैंने कि ट्रेंच वॉरफेयर यानी खंदकों में लड़ी जाने वाली जंग थी। लेकिन दोनों साइड्स ही अब इस जंग को किसी फैसलाकुन मोड़ पे लाना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटेन ने फिर एक कोशिश की वॉर स्ट्रेटेजी को बदलने की और 20 नवंबर 1917 को ब्रिटिश आर्मी ने जनरल जूलियन बिंग की कमांड में 400 टैंक्स के साथ फ्रांस के शहर कैम्ब्राई में जर्मन आर्मी पर हमला कर दिया। दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर में ये पहली दफा था जब किसी तरफ से इतनी बड़ी तादाद में टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। खैर शुरू में कुछ दिन तक तो ब्रिटिश आर्मी ने जर्मन्स के खिलाफ बहुत सी कामयाबियां हासिल कर ली, जैसे कि कैम्ब्राई शहर भी उनके कब्जे में आ गया। इसके अलावा बहुत सी और जर्मन टेरिटरीज भी ब्रिटिश ने ऑक्युपाई कर ली। लेकिन फिर जर्मन्स ने भी पलटकर हमला किया और बहुत सी टेरिटरीज वापस भी ले ली। लेकिन इस लड़ाई का एक फायदा ये हुआ था कि जंग अब खंदकों से बाहर निकल आई थी और ये बाकी लड़ाइयों की तरह ज्यादा खिंची भी नहीं, बल्कि 7 दिसंबर को खत्म भी हो गई। कैम्ब्राई की ये लड़ाई यूं तो बेनतीजा ही रही, लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत सी टेक्निकल एडवांसमेंट्स का बायस भी बनी। अब लोगों को ये समझ आया कि कैसे टैंक्स के जरिए कम वक्त में बड़े बड़े हमले किए जा सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पर इसी तरह की चंद दिनों पर मुश्तमिल लड़ाइयों का एक सिलसिला शुरू हुआ। 21 मार्च 1918 को जर्मन्स ने अटैक लॉन्च किया दोबारा सोम रिवर पर। वहीं जहां पहले भी जर्मन्स और एलाइज के दरमियान 1916 में 5 महीने तवील जंग हुई थी, जर्मन्स ने इस बार एलाइज पर 9000 तोपों के साथ हमला किया। 5 घंटों तक जर्मन तोपों ने ब्रिटिश आर्मी पर बम्बार्डमेंट की। चूंकि ये हमला अचानक था, सो जर्मन्स काफी हद तक ब्रिटिश आर्मी को पीछे धकेलने में कामयाब रहे और फिर उन्होंने पेरिस की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। 80 मील के फासले से जर्मन्स पेरिस पर शेलिंग करते रहे। शेलिंग के लिए उन्होंने बिग बर्था गन्स का इस्तेमाल किया, जो कि उस वक्त की हाईएस्ट रेंज गन्स थी। जर्मन्स ने बिग बर्था गन्स को लिए पेरिस का मुहासरा कर रखा था और फ्रेंच तोपें भी वक्तन फवक्तन उनका जवाब देती रही। लेकिन दोस्तों जर्मन फौज अब थकने लगी थी। ऊपर से यूएस जनरल जॉन जे पर्शिंग ने भी पेरिस में फ्रेंच आर्मी की मदद के लिए फौजी दस्ते उतार दिए। ये पहली प्रॉपर अपीयरेंस थी अमेरिका की इस जंग में। खैर इसके बाद जंग मजीद 2 दिन तक ही जारी रह सकी और जर्मन्स तकरीबन 40 मील ही और आगे आ सके, यानी एलाइज ने जर्मन्स को पेरिस से 40 मील के फासले पर रोक दिया था। दोस्तों जर्मन फौज अब काफी थक चुकी थी। ऊपर से वेस्टर्न फ्रंट पर छोटी छोटी झड़पें तो चल ही रही थी एलाइज और जर्मन्स के दरमियान। सो अब जर्मन्स की हिम्मत जवाब देती जा रही थी। ऐसे में अब जनरल एरिक लडेनडोर्फ ने एक फाइनल अटैक का प्लान बनाया। उनको ये अंदाजा हो गया था कि अब जंग ज्यादा देर तक खींची नहीं जाएगी। उन्होंने जर्मन आर्मी को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उनको ये यकीन था कि अगर वो नॉर्दर्न साइड से यानी फ्लैंडर के रीजन से मार्ने रिवर की तरफ जाएं और जर्मन फौजी दस्ते अलग अलग मकामात पर एलाइड आर्मीज पर छोटे छोटे हमले करते रहें तो इससे वो उनको मुंतशिर करने में कामयाब हो जाएंगे। अल्टीमेट प्लान उनका मार्ने रिवर पर हमले का ही था। सो इसी प्लान को प्रैक्टिस करते हुए
वो 27 मई तक एजने रिवर पे पहुंच गए। फिर उसके बाद 15 जुलाई 1918 की सुबह को जर्मन आर्मी के एक दस्ते ने रीम्स शहर के ईस्टर्न साइड और दूसरी ने वेस्टर्न साइड से हमला किया। मगर दोस्तों यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से अब जंग का नक्शा बदला और बेनतीजा लड़ाइयों का सिलसिला खत्म हुआ, बल्कि इसी के साथ एलाइज की फतूहात का सिलसिला भी शुरू हो गया। हुआ कुछ यूं कि शुरू में काफी देर तक जर्मन अपनी तोपों से खंदकों पर और जो फौजी ठिकाने उन्हें नजर आ रहे थे उन पर हमला करते रहे, मगर कुछ देर के बाद उनको ये एहसास हुआ कि जिन मकामात पर वो हमले कर रहे हैं वहां तो फौजी मौजूद ही नहीं, और एक्चुअली दुश्मन जहां पे छुपा है वहां तो उनकी बमबारी का कोई असर ही नहीं हो रहा। दोस्तों ये स्ट्रेटजी फ्रेंच कमांडर इन चीफ फिलिप पिटेन की थी। उसने किया ये कि कुछ नकली खंदकें बनवाई ताकि जर्मन्स को धोखा दे सके, और दोस्तों उसकी ये तरकीब काम कर गई थी। जर्मन्स नकली ठिकानों पर और खाली खंदकों पर हमला करते रहे थे, और जब तक वो एक्चुअली एलाइज की असल फ्रंट लाइंस तक पहुंचे तब तक वो उनके हिसार में आ चुके थे, और फिर वो निशाना बने उनकी गोलियों का। 18 जुलाई तक एलाइज ने जर्मन्स को इस महाज पे बुरी तरह से शिकस्त दे दी। दोस्तों इस शिकस्त ने जर्मन आर्मी के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए, लेकिन जनरल लडेनडॉर्फ हार मानने को तैयार नहीं थे। हालांकि क्राउन प्रिंस रूप्रेश ने जनरल को लिखा था कि हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं, तो अब मजीद जंग को आगे ना बढ़ाएं और मुज़ाकरात की तरफ आएं। मगर जनरल लडेनडॉर्फ ने इस हकीकत से मुंह मोड़े रखा। इधर एलाइज तैयारी कर रहे थे जंग को 1919 तक खींचने की, क्योंकि उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि लड़ाई अब सिर्फ चंद दिनों की रह गई है। सो दोस्तों जनरल फर्डिनेंड फॉच ने आइडिया दिया डाइवर्स हमलों का। उनका प्लान था कि एलाइड आर्मीज के डिफरेंट फौजी दस्ते अलग अलग मकामात पर जर्मन्स पर वक्तन फवक्तन हमले करते रहें और उनको किसी भी मकाम पर इकट्ठा होने का मौका ना दें। उनके इस प्लान की यूएस जनरल जॉन जे पर्शिंग, ब्रिटिश जनरल डॉगलस हेग और फ्रेंच जनरल फिलिप पिटेन ने भी हिमायत की। सो प्लान के मुताबिक अलग अलग फौजी दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जर्मन्स पर हमलावर होते रहे और उनके मफ्तूहा इलाके वापस लेते रहे। इस दौरान एमीन्स के मकाम पर ब्रिटिश जनरल हेग ने जर्मन्स को 8 अगस्त को शिकस्त दी, जिसको लडेनडॉर्फ ने खुद ब्लैक डे कहा है। इसके बाद काइजर विल्हेम II ने जनरल लडेनडॉर्फ को लिखा कि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है, हम मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, सो अब हर हाल में ये जंग खत्म होनी चाहिए। मगर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंग ऐसे मकाम पर खत्म हो कि जहां जर्मन्स का पलड़ा भारी हो, ताकि हम नेगोशिएशंस की पोजीशन में रहें। दोस्तों इधर एलाइड पावर्स के हमले भी जारी थे, कभी आर्गोन पर तो कभी कम्ब्राई पर। वो मुसलसल जर्मन्स को शिकस्त देते जा रहे थे, लेकिन ये इतनी बड़ी लड़ाई आखिर अचानक खत्म कैसे हो गई? तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि उस्मानियों के हालात खुद अच्छे नहीं थे। एक तरफ अरबों की बगावत तो दूसरी तरफ उनकी अपनी मुआशी बदहाली। सो इसी के चलते तुर्कों ने अक्टूबर 1918 में एलाइड पावर्स से ट्रीटी साइन कर ली। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी में भी आवाम के दरमियान काफी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चलने लगी थी। इसके अलावा उनके एलाइज यानी जर्मन्स भी तकरीबन हर महाज पर ही हथियार डालते जा रहे थे। सो ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी 4 नवंबर 1918 को जंग बंदी का ऐलान कर दिया, और इसी तरह 11 नवंबर 1918 को द ग्रेट वॉर अपने इख्तिताम को पहुंच गई। 4 साल तक चलने वाली ये जंग 9 मिलियन यानी तकरीबन 90 लाख सिपाहियों की जानें ले गई, और 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा फौजी इस जंग में जख्मी हुए थे। अगर बात करें सिविलियन कैजुअलिटीज की तो उनकी तादाद भी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा थी। सबसे ज्यादा इस जंग में जानी नुकसान जर्मनी और फ्रांस ने उठाया। इन दोनों मुल्कों के तकरीबन 80% मर्दों ने जंग में हिस्सा लिया था। ये तो था जानी नुकसान जो दुनिया ने इस हैबतनाक जंग के नतीजे में उठाया। इसके अलावा जो दुनिया पर इस लड़ाई का इफेक्ट हुआ था वो था 4 इंपीरियल पावर्स का ज़वाल, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया और ऑटोमन एम्पायर। पहली आलमी जंग अपने इख्तिताम के साथ इन चारों डायनेस्टीज का सूरज भी ले डूबी। खैर 18 जनवरी 1919 को एलाइड पावर्स यानी फ्रांस, ब्रिटेन, यूएस और इटली के बड़े लीडर्स पेरिस में जमा हुए कुछ अहम फैसले करने के लिए। इस मीटिंग को नाम दिया गया पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का। इसका मकसद ये था कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जाएं जिनसे आगे आने वाले तनाज़ात बगैर जंग के हल किए जा सके। यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का मौक़िफ़ ये था कि बिना किसी की हार जीत को डिक्लेयर किए ही अमन कायम कर दिया जाए, और जर्मनी जो कि इस लड़ाई में सेंट्रल पावर्स का लीडर था उसके साथ ज्यादा हार्श रवैया ना रखा जाए। जबकि फ्रांस और ब्रिटेन का कहना था
कि जर्मनी को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हो ना हो इस डिजास्टर का वही जिम्मेदार है। दोस्तों, मई 1919 तक इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल नहीं था। बाद में उनको बुलाया गया और कुछ शराइत के साथ, जिनमें एक शर्त ये भी थी कि जर्मनी इस जंग का सोल ब्लेम अपने ऊपर ले ले। उनसे 28 जून को ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करवा ली गई। इसके अलावा जर्मनी पर हैवी जुर्माने भी आयद कर दिए गए, जिसके नतीजे में आगे चलकर जर्मनी ऐसे इकोनॉमिक डिजास्टर से गुजरा कि जब जर्मन्स को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी वैन भरकर नोटों की ले जानी पड़ती थी। खैर दोस्तों, ये थी पहली आलमी जंग की कहानी। कुछ लोगों ने तो इस लड़ाई को द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स का नाम भी दिया था, क्योंकि लोगों को लगता था कि जितनी तबाही दुनिया ने इस जंग में देख ली है, अब कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा से जंग हो। लेकिन फिर इसी जर्मनी ने ठीक 20 साल बाद अपनी इस जिल्लत का बदला लेने का इरादा किया और फिर छिड़ गई वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें। ये 20वीं सदी की कहानी अभी शुरू ही हुई है। आगे हम इस सदी में आने वाले मजीद वाक़यात को डिस्कस करेंगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।